Good morning, dear students of class 9. You all are fine, I hope so. I welcome to you all in our online classes. Dear students, we are studying economics in SST. Almost we have done first chapter and I started the second chapter. I have given you the first part video of second chapter. I have published in YouTube. You must go through our channel. You have not subscribed yet still, you just subscribe the channel. You will get or you will notify all videos whatever we publish in YouTube. Dear students, we are trying to assist you in your study. This is all the study assistance for you. हमारी कोशिश यही है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसको अच्छे से समझें। हमारा प्रयास आपको बेहतर तरीके से चैप्टर को समझाने पर है। हमारी कोशिश आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाने की ओर है, लेकिन उससे पहले एक बात निश्चित है कि ये स्टडी सक्सेस गोल ये सारा चीज़ निर्भर करता है सिर्फ आप पर। आप अगर करना चाहें तभी ये संभव है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा है कि सफलता आपको चाहिए, इसलिए कर्म भी आप ही को करना पड़ेगा। हम आपके सहयोगी हैं, हम आपके साथ साथ हैं, लेकिन कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी। सारे मुश्किलों और कठिनाइयों को ब्रेक करते हुए, ओवरकम करते हुए बढ़ना आपको है। बड़ा सोचो, बड़ा पाओगे। हमेशा आगे की ओर सोचो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अपना सोच को हमेशा पॉजिटिव बना कर रखो। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। जहाँ नेगेटिव आना शुरू होगा वहीं आपकी सफलता का मार्ग धुंधला होते जाएगा, और जहाँ आप पॉजिटिव वे में चलते जाएंगे वहीं आपका सफलता का मार्ग छोटा होते जाएगा। इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बिलीव ऑन योर सेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखो कि आप कर सकते हो। यू कैन डू एंड ओनली यू कैन डू, and there is no any obstacle in your life, there is no any hazards in your life to accomplish your goal, to achieve your goal. By wishing this all, let us start the second chapter. We have almost done or almost started the second chapter. We had studied people as a resource. हम लोगों ने चर्चा किया है लास्ट क्लास में कि जो लोग होते हैं वो संसाधन के रूप में उनको माना जाता है। ठीक है ना? और संसाधन के रूप में कब मानते हैं? जब जनसंख्या, जो हमारा पॉपुलेशन है, वो हमारा नेशनल इनकम को कंसिडर करता है। यानी पॉपुलेशन बेनिफिटेड टू द इंडियन इकोनॉमी और ग्रोथ टू द नेशनल इनकम, तब हम उसको एज ए रिसोर्स मान सकते हैं। एक फैमिली के लिए रिसोर्स कब हो सकता है? उसके फैमिली मेम्बर, जब वो फैमिली मेम्बर परिवार के लिए इनकम लेके आए, परिवार की इनकम को बढ़ाए, एड ऑन करे, तब हम उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं।
ठीक है ना। तो इन सभी बातों की चर्चा हमने लास्ट क्लास में की है। टुडे वी विल स्टडी। और एक चीज़ और हम लोगों ने चर्चा किया था, स्टोरी ऑफ साकाल, एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ बिलास, ठीक है ना। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल ऑन दैट वीडियो। However, if you have any problem regarding those topics, then you can call me. Once again, I want to say, dear students, if still you have not subscribed or your friends are not subscribed, then subscribe our channel for getting latest and more videos regarding your study. Today we will start economic activity by men and women. आज हम लोग शुरू करेंगे जो पुरुषों और महिलाएं जो हैं वो आर्थिक क्रियाकलाप में किस तरह से भागीदारी निभाते हैं। ओके, शो इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। तो मेन, आप क्या समझ रहे हैं इस बात पर, मेन और वुमेन का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली किसको कहते हैं? ऐसी एक्टिविटी जिससे हम पैसा कमाते हैं, और या तो वो हमारे फैमिली के लिए इनकम का स्रोत बनता है, या तो हमारी कंट्री के लिए इनकम का स्रोत बनता है, या इकोनॉमिकल या तो इकोनॉमिकल ग्रोथ का हिस्सा बनता है, तब हम उसको इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं। या वैसा एक्टिविटी जिससे मार्केटिंग होता हो, ठीक है ना। जैसे कि वी विल डिस्कस, वी हैड डिस्कस्ड द विलास एंड साकाल स्टोरी। ओके, like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. Vilas was engaged in some activity and Sakal was also engaged in some activity. We saw that Vilas sold fish. Vilas was selling fish. Okay, Vilas was selling fish and Sakal got a job in a farm. Okay, so various activities have been classified into 3 sectors. जितना भी काम होता है, ठीक है ना, उसको हम कितने सेक्टर्स में बांटते हैं? 3 सेक्टर्स में बांटते हैं, ठीक है। 3 सेक्टर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट थिंग इज दैट प्राइमरी सेक्टर। फर्स्ट थिंग इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड थिंग इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड थिंग इज टर्शियरी सेक्टर। सो जितना भी एक्टिविटीज़ आप देखते हैं उसमें से कुछ एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं, और कुछ टर्शियरी सेक्टर्स में आते हैं। तो वी विल नो इन दिस चैप्टर दैट what type of activities comes under primary sector and secondary sectors, and what type of activity comes under tertiary sectors. So primary sector includes dear students, this is a most important thing, a most important topic we are discussing. Okay, so you just try to understand the topic. If you will not understand, you give me in comment box. Okay, in primary sectors, what comes under primary sectors? It includes agriculture, forestry, animal husbandry, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है ना। एंड mining and quarrying, manufacturing is included in secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, service, insurance, etc. This all comes under tertiary sector. So what we have studied right now, primary sector means primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming. Okay, and next mining and quarrying comes under, and manufacturing comes under secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, these are comes under
tertiary sector. So the activities in this sector result in the production of goods and services. Okay, so whatever the activities in these three sectors comes under what? Goods, production of goods and services in primary sectors, in secondary sectors, in tertiary sector. What are the motto of these sectors? Nothing else but producing goods, production of goods and services. Means primary sector and primary sectors and secondary sectors. These are what? These are producing goods, and tertiary sectors is providing services. Tertiary sectors, tertiary sectors, tertiary sector providing service. Okay. So these activities add value to the national income. Whatever the activity is being done, these are adding the value to the नेशनल इनकम, मतलब ये नेशनल इनकम को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इन सब एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? द क्वेश्चन के मे बी अराइज फ्रॉम दिस। ओके, so economic activities have two parts. Economic activity has two parts. What are the parts? First is market activity and second is non-market activity. First is what? Market activity and another is non-market activity. So let us consider about the what is market activity and what is non-market activity. So market activity is what? It involves what? Remuneration. It involves remuneration to anyone who performs एक्टिविटी परफॉर्म्स फॉर पे और प्रॉफिट। कोई भी ऐसा काम जिससे हमको प्रॉफिट हो या उससे हमको मुनाफा हो या उसमें हमको पेमेंट मिलता हो या उसमें हमको कुछ उसके बदले में, जो भी हम काम करते हैं उसके बदले में मिलता हो, उसको हम मार्केट एक्टिविटी कहेंगे। दैट इज नॉन एज मार्केट एक्टिविटी। किसको कहेंगे मार्केट एक्टिविटी? जिससे हमको प्रॉफिट हो। किस क्या हो? प्रॉफिट हो, या जिसके लिए हमको पे किया जा रहा हो, मतलब उसमें हमको पेमेंट मिल रहा हो, या तो फिर हमको रिमनरेट किया जा रहा हो, रिमनरेशन जिसमें हमको मिलता हो, ये सारा क्या कहलाएगा? मार्केट एक्टिविटी कहलाएगा। Okay, I hope so you have understood this topic. Okay, and now we will discuss about the non-market activity. What is non-market activity? Acha, one more thing, the market activity. Okay, so this includes production of goods or services, include government services. Okay, in market activity generally it produce goods और सर्विसेज। अच्छा, एक चीज़ हमको आप बताइए, ये जो हम बार बार वी आर डिस्कसिंग दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, तो इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब क्या समझ रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब या तो रॉ मटेरियल का यूज कर, या देखिए फर्स्ट थिंग इज इन प्राइमरी सेक्टर ग्रोइंग रॉ मटेरियल्स, दिस इज comes under primary sectors, and by using the raw materials converting it into finished goods, this comes under secondary sectors, means that is factories, industries, etc. And services, we are talking about the services. So what are the services? Services means just like we get service. One thing you consider or one thing you understand this about, whenever you purchase anything from the market and maybe after some time it get breakdown or it uh, breaks or whatever it become damages, what you do? You go to the seller
and you ask for that, please exchange this, or please mend this, whatever the problem occurs in the whatever you have purchased the goods or things, तो आप उसको कहते हैं ना कि हमको ये बदल दीजिए या हमको इसको ठीक कर दीजिए। तो गुड्स तो आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद जो आपको उसका रिपेयर के लिए जो सर्विस दिया जा रहा है वो आपका सर्विस सेक्टर में आएगा। दूसरी बात, एक सर्विस सेक्टर में क्या, जैसे कि आप एक किसान हैं, यू हैव प्रोड्यूस द क्रॉप्स, ठीक है ना, आप रॉ मटेरियल्स क्रॉप से शुगर कैन प्रोड्यूस किए। अब शुगर कैन से आपको क्या बनाना है, शुगर बनाना है। शुगर बनाना था, उसके लिए आपको इंडस्ट्री ले जाना पड़ेगा या फैक्ट्री ले जाना पड़ेगा आपको शुगर कैन को फैक्ट्री ले जाना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या कीजिएगा आप, उसको बस या ट्रक में या ट्रैक्टर में उसको फैक्ट्री तक पहुंचाइएगा। तो फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो सेवा दिया, किसने सेवा दिया, ट्रक या ट्रक ड्राइवर ने, ठीक है ना। तो वो सर्विस कहलाएगा उनका, उन्होंने सर्विस दिया आपको, सेवा दिया, तो वो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। सो these are comes under मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है ना। लेट अस कंसिडर अबाउट द नॉन मार्केट एक्टिविटी। सो नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। वन important thing is there, non market activities are what, for self consumption. Non market are self consumption, मतलब अपने यूज के लिए जो प्रोडक्शन किया जाता है, दैट इज नॉन एज सेल्फ कंजम्पशन। दिस कैन बी consumption and processing of primary product and on account production of fixed assets. So non-market activity can be consumption and processing of प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ये क्या हो सकता है, या तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो सकता है या फिक्स एसेट्स का कंजप्शन हो सकता है, ठीक है ना, और जो कि सिर्फ अपने लिए, अपने यूज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वन एक्टिविटी इज देयर, लेट अस रीड दिस एक्टिविटी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू डू this activity. Okay, visit a village or colony located near to you residential area and note down the various activities undertaken by the people of that village or colony. So if it is possible, you have to visit a colony and you have to note down the various activity of people, whatever they are doing. Next thing, if it is not possible, okay, if it is not possible, then what you do, ask your neighbor. It is possible, it is easy to do. Okay, you ask your neighbor, means wherever you are living, so many neighbors are there, maybe na. So ask your neighbor what is their profession. अपने आस पास पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको पूछिए कि उनका काम क्या है, एंड वट एवर दे आर वर्किंग, इन विच सेक्टर देयर वर्क इज कम्स अंडर। तो उनका जो काम है वो किस सेक्टर में आएगा, वेदर इट इज़ इन प्राइमरी सेक्टर, वेदर इट इज इन सेकेंडरी सेक्टर, वेदर इट इज इन टर्शियरी सेक्टर। तो किस सेक्टर में उनका वर्क आएगा, इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। एटलीस्ट you just do this for 10 peoples, at least 10 peoples. Okay, you do for 10 peoples, make a note for this. Another thing, say, this is another question, say whether these activities are economic or non economic activity. Okay, these are some activities, Bilas and Sakal's activity. Okay,
तो यू हैव टू कंसिडर or you have to find out that these activities are economic activity or non-economic activity. Which activity is economic, which is non-economic. This is your task. You have to do in your copy and show me in WhatsApp. So due to historical, we are discussing, it is all about the introduction, and what we are studying, we are studying about the economic activity by men and women. We are studying about the activity what the men and women are doing. So in this way, due to historical and cultural reasons, देखिए, historical and cultural reason, there is a division of labor between men and women. There is a division between men and women. महिलाओं और पुरुषों के काम करने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे गैप है। इसको बांटा गया है। किस कारण से बांटा गया है? एक तो हिस्टोरिकल बेस पर बांटा गया है और दूसरा किस बेस पर बांटा गया है? दूसरा कल्चरल बेस पर बांटा गया है। ठीक है ना। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, हमारा देश में आज़ादी से पहले महिलाओं को उतनी छूट नहीं दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे आज़ादी के बाद जैसे जैसे हमारा देश लोग शिक्षित होने लगे, मॉडर्नाइज होने लगे, वैसे वैसे लड़कियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया जाने लगा। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि लड़कियां यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में भी लड़कियों का हिस्सेदारी है, भागीदारी है। अच्छी तरह से बड़े कंपनियों के सीईओ के पोस्ट पर भी गर्ल्स अपना योगदान और भागीदारी निभा रहे हैं। ठीक है ना। आज लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, ये हम देख सकते हैं। तो वोमेन्स जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चॉइस। तो पहले क्या होता था ना, जैसे कि जो वो औरतें होती थी वो सिर्फ घर के कामों को ही देखती थी। ठीक है ना। एंड मेन वर्क इन द फील्ड, और पुरुष खेतों में काम करते थे। लेट अस कंसिडर अबाउट द स्टोरी ऑफ साकाल। साकाल्स मदर शीला, साकाल्स मदर शीला cooks food, clean utensils, washes clothes, clean houses and look after her children. साकाल की मम्मी क्या करती है? खाना बनाती है, बर्तन मांजती है, घर को पोछा करती है, बच्चों की देखभाल करती है। ठीक है ना। और साकाल्स फादर बूटा कल्टिवेट द फील्ड, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली। बूटा क्या करता है? खेतों में काम करता है, जो प्रोड्यूस करता है उसको मार्केट में बेचता है, फिर उससे परिवार के लिए पैसे कमा कर लाता है। ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ साकाल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट, शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। शीला को जो काम करती थी उसके लिए पेमेंट नहीं मिलता था, उसको पैसा नहीं मिलता था। ठीक है ना। बूटा अर्न्स मनी, बूटा पैसा कमाता था, विच ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली, और अपने परिवार को चलाने के लिए वो उस पैसे को खर्चा करता था। ठीक है ना। वुमेन्स आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय द वुमेन इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज द नेशनल इनकम। वुमेन्स आर नॉट पेड इन देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। आप गौर कीजिए, आपकी माताएं, आपकी बहनें, चाहे आपके घर में जो महिलाएं हैं, वो घर में जो काम करती, क्या उसको घर में काम करने के बदले में पैसा मिलता है क्या? हाँ हाँ ठीक है। आप 1 महीना काम किए घर में, 1 महीना खाना बनाए, 1 महीना झाड़ू पोछा किए घर का, तो लीजिए आपका 3,000 रुपया पेमेंट। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा तो हम कहीं नहीं देखें। लेकिन अगर वही महिला बाहर कहीं पढ़ाने जाती है, कहीं काम करने जाती है, कहीं कंपनी में काम करती है या कहीं सर्विस करती है, तो उसके बदले में उसको क्या होता है? मंथली इनकम आता है। ठीक है ना। तो घर के कामों को हम लोग नेशनल इनकम
के कैटेगरी में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। दिस इज नॉट कम्स अंडर द नेशनल इनकम। सो वुमेन्स आर वट एवर द डूइंग इन हाउस होल्ड, these are all not comes under national income. Okay, अब next, this is all about the Sakal's family. Okay, next, Geeta, mother of Bilas. So Geeta, mother of Bilas, earned an income by selling fish. अब उसकी मम्मी क्या करती है? बिलास की मम्मी मछलियाँ बेचती है बाजार में और पैसे कमाती है। Thus women are paid for their work when they enter the labor market. अब क्या कहेंगे हम? एक तरफ जो महिला घर में काम करती है उसको उसके लिए पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन एक तरफ क्या है, महिला बाजार जाती है, कुछ बेचती है, तो उससे उसको पैसा मिलता है। मीन्स दिस वोमेन इज बीइंग पेड फॉर हर वर्क। सो देयर अर्निंग लाइक दैट्स देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन स्किल। तो जो काम महिला कर रही है इसमें इसका एजुकेशन और स्किल कंसिडर किया जा रहा है, जो कि मेल के बराबरी में है। जो काम मेल कर रहा है वही वोमेन भी करे, जो काम मेन कर रहा है वही काम वोमेन भी कर रही है। इसलिए इसके काम में एजुकेशन और स्किल का डिमांड है। इसके काम में स्किल और एजुकेशन का डिमांड है, ठीक है ना। सो education helps individual to make better use of the economic opportunity। अब सबसे बड़ी बात है कि हमने शुरू में कहा था कि पीपल एज ए रिसोर्स। तो व्हेन पीपल इज ए रिसोर्स, व्हेन ए पीपल इज एजुकेटेड, व्हेन ए पीपल इज स्किलफुल, व्हेन ए पीपल हैज स्किल्स, व्हेन पीपल इज एजुकेटेड, ठीक है ना, तब हम उसको एज ए रिसोर्स मान सकते हैं। सो एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल। अब तो एजुकेशन का क्या काम है? एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर हिम। एक इंसान के आगे, एक इंसान के सामने जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होता है उसका वो भली भांति उपयोग कर सकता है, उसका वो अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकता है और उसको इनकम को बढ़ा सकता है, ठीक है ना। एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन द मार्केट। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दिस, you just remember these all things. Okay, education and skill are the major determinants, learn this line, of any individual in the market. A majority of women have meager education and low skill formation। कभी कभी जो महिलाएं होती है उनका एजुकेशन कम होता है, उनके पास स्किल्स की कमी होती है। दैट इज वाई वुमेन्स आर पेड लो कंपेयर टू मैन। जहाँ पर एजुकेटेड वुमेन नहीं होती है, स्किलफुल वुमेन नहीं होती है, ऑन एट द कंपेयर ऑफ मैन, उस जगह पर उनको पेमेंट लो मिलता है, कम मिलता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, और वहाँ पर उनका जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहता है। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग लीगल प्रोटेक्शन आर आल्सो नॉट देयर। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर। काम भी सही से नहीं मिलता है, लो पे इनकम होता है उनका, ठीक है ना। इन दिस सेक्टर देर इज एन absence ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, और उनका बेसिक फैसिलिटी जो होता है महिलाओं का, जैसे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, दिस ऑल आर नॉट गिवन टू द वुमेन। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर किसकी कमी है? यहाँ पर कमी है आपका एजुकेशन की और स्किल की कमी है। और यहीं पर एजुकेशन और स्किल वाले वुमेन्स रहेंगे तो उनको मेन के बराबर पेमेंट मिलेगा, ठीक है ना। However,
women with high education and skill formation are paid at par with the men। वही बात हमने कहा अभी, यदि वोमेन हाई एजुकेशन एंड स्किल वाली होती है तो उसको मेन के बराबरी पेमेंट मिलता है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स teaching and medicine attracts them the most। some women have entered administrative sectors also। कुछ कुछ औरतें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में भी अपना योगदान निभाती है, अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाती है। इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कंपिटेंस। ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है, हमने यहाँ पर सिर्फ चर्चा किया है स्किल का। किस चीज़ का चर्चा किया है? स्किल एंड व्हाट एंड एजुकेशन। स्किल एंड एजुकेशन दो चीज़ अगर वोमेन के पास है, दो चीज़ अगर ये है तो वो मेन के बराबर ही है, मेन के बराबर ही अपना भूमिका निभा सकता है। लेकिन अगर स्किल्स नहीं है, अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, नो जॉब सिक्योरिटी, नो अदर फैसिलिटीज। यस, तो you can ask to your sister if you have sister, or if you have no sister, then if you have classmate, then you can ask your classmate or your sister that what she want to become in her life। okay, this is a question for you, you will ask, you should ask to your sister। next thing is quality of population। okay, quality of population, we have discussed all about the education and skill right now for men and women, and now we will discuss about the quality of population। so the quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicates by the life expectancy and skill formation required by the people of the country। the quality of the population ultimately decide the growth rate of the country। literate and healthy populations are an assets। so dear students, we are discussing all about the quality of population। so quality of population क्या है? मतलब जो भी पॉपुलेशन हमारा है, हमारी जो जनसंख्या है वो क्वालिटीफुल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए। अगर वो लिटरेट नहीं है, अगर वो हेल्दी नहीं है, तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बोझ है। क्या है? बोझ है। और अगर हमारा जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी है, एजुकेटेड है, लिटरेट है, तो फिर ये हमारे देश के लिए ये पॉपुलेशन क्या होगा? एसेट्स का काम करेगा, या तो हम इसको रिसोर्स कह सकते हैं, रिसोर्स का काम कर सकता है। ठीक है ना, ये बात है। एक स्वस्थ व्यक्ति और एक शिक्षित व्यक्ति ही एक स्वस्थ और शिक्षित समाज का निर्माण कर सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता है और विकास की राह पर आगे बढ़ सकता है, या देश को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वो इलिटरेट है, अगर वो बीमार है, तो वो क्या कर सकता है? बीमार व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है? जी नहीं, नहीं कर सकता है। सो इन दिस सेंस एजुकेशन इज very important for the people of education is very important for the people। why? Because without education productive work cannot be accomplished, or productivity cannot be done। so education, let us consider about the education। Sakals, we are studying here story। one thing I want to say, dear students,
whatever we are studying, everything are based on the story of any people. Just like we are studying, we are reading the story of Sakal and Vilas. So try to consider the basic fact regarding these all topics, whatever we are studying. Okay. Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. साकाल पढ़ाई किया था ना बाद में, अब बाद में उस पढ़ाई के बदले उसको क्या मिला, एक अच्छा सा जॉब मिला और सैलरी मिला. We saw education was important input for the growth of Sakal. अब एजुकेशन क्या हुआ, एक इनपुट हुआ. क्या इनपुट हुआ, साकाल्स के ग्रोथ के लिए, मतलब साकाल्स का जो ग्रोथ हुआ बाद में, उसके लिए इनपुट क्या हुआ, एजुकेशन हुआ. आज हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, तो हमारे माँ बाप हम पर इनपुट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं. वही पढ़ाई हम करेंगे, वो हमारा प्रोसेसिंग होगा, और पढ़ लिख के बाद में जो हम बनेंगे वो में हमारा आउटपुट होगा. अब ये समझना है, हमारा पढ़ाई हमारे माँ बाप का इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे माँ बाप का इनपुट क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा, क्या हमारा पढ़ाई इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा. हमारा पढ़ाई तब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा, और तब नेशनल इनकम को वो कंसिडर करेगा, जब हम पढ़ लिख के एक अच्छा जॉब लेंगे, अच्छा काम करेंगे और इकोनॉमिकल एक्टिविटी करेंगे, या तो नौकरी करेंगे या तो बड़ा बिजनेस करेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारे देश के इनकम को फायदा हो, नेशनल इनकम को फायदा हो. ओके, सो it opened new horizon for him, which education in Sakal's life, okay, provide new aspirations and develop value of life. Not only for Sakal's education contributes towards the growth of society also. सिर्फ साकाल ने पढ़ाई किया, जॉब लिया, सैलरी मिला, तो सिर्फ साकाल अपने लिए ही उसको ग्रोथ नहीं हुआ, उसके साथ साथ सोसाइटी का भी ग्रोथ हुआ है कि नहीं. इस चीज को थोड़ा सा एलेबोरेटली कंसीडर कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना. इट इनहेंस द नेशनल इनकम, इससे क्या बढ़ा, नेशनल इनकम बढ़ा. कल्चरल रिचनेस, yes, and increase the efficiency of governance. Listen carefully and try to understand carefully these topics, because question may be arise from these parts. There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education, with special emphasis on girls. There is also an establishment of pace setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each districts. Vocational streams have been developed to equip large number of high schools students with occupations related to knowledge and skills. The plan outlay on education has increased from 151 crores in the first plan, or as 3766.90 crores in the 11th plan. The expenditure on education as percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 52 to 3.0% in 2015-16, and has remained stagnant around 3% from past few years. The budgetary estimate as started in the budget
Okay, so national education policy in 1986. According to national education policy in 1986, what is it saying? Human beings is a positive asset and precious national resource which needs to be cherished, nurtured, and developed with tenderness and care, coupled with dynamism. Each individual's growth presents a different range of problem and a requirement. The catalytic actions of education in the complex and dynamic growth process need to be planned meticulously and executed with great sensitivity. कहा जा रहा है कि मतलब जो पीपल होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, जो मेन होते हैं, वो एक पॉजिटिव क्या कहेंगे रिसोर्स हैं हमारे देश के लिए, ठीक है ना, हमारे देश के लिए पॉजिटिव रिसोर्स हैं, ठीक है। और जिसको बड़ी सहजता से, गतिशीलता और सावधानीपूर्वक हमको इसको संजो के रखना चाहिए, इसको पोषित करना चाहिए, इसको ख्याल रखना चाहिए, इसको विकसित करने की आवश्यकता है हमको, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो है समस्या और आवश्यकताओं की एक अलग अलग, सबका अलग अलग समस्याएं हैं, सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं और उसके विकास की अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, ठीक है ना। तो इस जो डिफ़िकल्ट और जो प्रोग्रेसिव जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, इसमें शिक्षा को बड़ी अच्छी तरह से कार्यान्वित करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर सभी को हम अच्छी तरह से शिक्षित करें, सभी को स्किलफुल करें, तो ये सभी लोग हमारे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बनेंगे और सभी रिसोर्स का काम करेंगे, ठीक है ना। एक नेशनल रिसोर्स के रूप में साबित होंगे। यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 1951 टू 2011 के बीच का डेटा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड लेट अस डिस्कस अबाउट दिस ग्राफ। इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, इसको नहीं सकिएगा तो फिर हमको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको स्टडी करना है ग्राफ को और कुछ क्वेश्चन है उसको बनाना है, आप बना के तैयार रखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग इज हैज द लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज सिंस 1951। अब देखिए लिटरेसी रेट जो है 1951 के बाद से क्या बढ़ा है, ये लिटरेसी रेट इन इंडिया, क्या 1951 के बाद लिटरेसी रेट बढ़ा है? ऑब्वियसली। इन विच ईयर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? किस साल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है? वाई लिटरेसी रेट इज़ हाई अमंग द मेल ऑफ इंडिया? अब आपको पिछले जो हम डिस्कस किए हैं पिछले भागों में, उसको कंसिडर करते हुए आपको बताना है कि वाई लिटरेसी रेट इन इंडिया इज़ वाई लिटरेसी रेट among the male of India is high. Why are women less educated than men? Also, you have to find out the answer of this question. You have to think and you have to write. How would you calculate literacy rate in India? Okay. What is your projection about India's literacy rate in 2020 is going on, but you have to consider 2020 as a 2030. ओके तो यहाँ पर 2020 दिया हुआ है तो उसको आप कंसिडर कीजिए 2030 के एवरेज में, ठीक है ना। वन एक्टिविटी इज देयर, count the number of boys and girls studying in your school or in your neighboring co-educated school. Where co-education is there, where girls and boys are studying, you have to count the boys and girls, okay, number of boys and girls.
what number of boys are there, what number of girls are there. This is your case study, you have to do by yourself. Okay, ask the school administrator to provide you with the data of boys and girls studying in the classroom. Study the differences, if any, and explain for the reason in the classroom. आप अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में आप कंसल्ट कर सकते हैं और पता करना कर सकते हैं आप लोग कि बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, ठीक है ना? एक क्लास में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, और बॉयज़ अगर ज़्यादा हैं और गर्ल्स कम हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, इसका डिस्कशन आपको बाद में करना है, ठीक है ना? लेकिन इसका डिस्कशन व्हाट यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट, यू हैव टू नोट डाउन फर्स्ट, ओके? Should documents of the union state government documents of union state governments, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18. Okay, and this is data all about the 17-18. GDP percentage declined 2.7%. Okay, the literacy rate have increased from 18% in 1951 to 74%. Okay, in 2010-11, literacy is not only a right; it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. However, a vast difference is noticed across different sections of the population. ऐसा बात नहीं है, मतलब बहुत भारी डिफरेंस दिखता है, ठीक है ना? वो कुछ-कुछ सेक्शंस में, कुछ-कुछ लोगों के ग्रुप में, पॉपुलेशंस के ग्रुप में इसमें बहुत अंतर दिखता है। लिटरेसी अमंग मेल इज नियरली 16.6 हायर देन फीमेल एंड इट इज अबाउट 16.1 हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर इन रूरल एरियाज। ज़्यादातर गाँव की महिलाएं जो होती है, गाँव की जो बालिकाएं होती है, उनको शिक्षा के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि अर्बन में दिया जाता है। और मेल्स का जो रेट है वो 16.6% है, लेकिन वुमेन का 16.1 है। इन 2011 लिटरेसी रेट्स वेराइड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। आप एक चीज़ बताइए, सबसे ज़्यादा शिक्षित कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा एजुकेटेड अगर देखा जाए तो हमारा केरला में पाया जाता है, ठीक है ना? केरला में एजुकेशन में सबसे आगे है लिटरेसी रेट, ठीक है? द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू over 8.41 lakhs in 2015-16. Unfortunately, this huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dispute dropout rates. Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14. Very important thing is there we are discussing. So, Sarva Shiksha Abhiyan, okay, Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step toward providing elementary education. सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए है? एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। और कितने एज ग्रुप के लिए है? 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के लिए है, ठीक है ना? और कब इसको लागू किया गया? 2010 से ये लागू हुआ। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ओके? It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of the elementary education.
गवर्नमेंट का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल के ये सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रोग्राम है इसको चालू किया, जिससे कि मतलब जो एजुकेशन का लिटरेसी रेट है, एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है उसमें बढ़ाया जा सके, लिटरेसी रेट को, ठीक है ना, किसको बढ़ाया जा सके, लिटरेसी रेट को। along along with it ब्राइज कोर्सेस, ब्रिज कोर्सेज इसको कहते हैं, जो किसी का छूट गया है पढ़ाई, उसको उसके कोर्स को पूरा करने के लिए ब्रिज कोर्स कहते हैं, जैसे कुछ समय के लिए उसको पढ़ाया जाता है और उसका एग्जाम लिया जाता है, फिर उसको वो से डिग्री मिल जाता है, ठीक है ना, वो ब्रिज कोर्सेस। एंड बैक टू स्कूल कैंप, जो स्कूल छोड़ दिए हैं वैसे बच्चे बच्चियों को फिर से स्कूल में दाखिला कराना, ठीक है ना। अभी आप ये कस्तूरबा बालिका कस्तूरबा बालिका विद्यालय का नाम सुने होंगे, कस्तूरबा स्कूल का नाम सुने होंगे। ये कस्तूरबा स्कूल में क्या होता है पता है ना, जो बच्चे स्कूल बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं और कुछ दिन के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, 1-2 साल घर में बैठ जाती हैं, तो वैसे बच्चियों का जिनका पढ़ाई छूट गया है, वैसे बच्चियों जो डिसकंटिन्यू हो गए पढ़ाई से, उनको फिर से कंटिन्यू करने के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय का गठन किया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है ना, ताकि उनका पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके और लिटरेसी रेट को बढ़ाया जा सके। ओके। मिड डे मील, अब पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने के लिए बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं जो खाना पीना के चलते स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो मिड डे मील का व्यवस्था किया गया। मिड डे मील, ठीक है ना, पहला तो मिड डे मील, जिससे बच्चे दोपहर का भोजन स्कूल में ही करेंगे, ठीक है। तो मिड डे मील स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू इनकरेज अटेंडेंस, खाना मिलेगा तो बच्चे स्कूल जाएंगे, इसी मोटो पर सरकार ने मिड डे मील का ऑपरेशन शुरू किया। एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, दिस पॉलिसी कुड एड टू द लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ इंडिया। तो ये जो पॉलिसी सरकार ने अपनाया, इससे हमारा लिटरेसी रेट जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ा। द ट्वेल्थ प्लान the 12th plan in the world to rise the country's gross enrollment ratio, GER, gross enrollment ratio, GER. You must have to remember, okay. So what is GER? GER is gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 17-18, and to reach the largest of 30% by 2021, which would be broadly in line with the world average. The strategy focus on increasing access, quality adoption of state-specific curriculum modification, vocationalization, and networking on the use of information technology. The plan also focus on distance education, convergence of formal, non-formal, distance and IT education institutions. Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized areas. Let us read the table to see increase the number of college universities. This one, 2.1, the number of institutions of higher education, enrollment and faculties. So dear students, one thing I want to say, the question may be come from this paragraphs, from this topics, okay. You have to understand the thing. Directly question cannot arise, question can be comes from your chapter.
question can be comes by your understanding. So you just go through by this table, and let us discuss some questions what are there. Discuss the table in the classroom and answer the following. Okay, you have to do by yourself these all things. First thing is the increase in the number of college adequate to admit the increasing number of student. Next is, do you think we should have more number of universities? Third is, what is the increased noticed among the teachers in the year of 1998 99? What is your idea about future colleges and universities? So you have to do by yourself these all questions. If you face any problem regarding or by solving any problem, then you can ask me. So, dear student, we have discussed today about all these things. These all things are very important for you, and whatever we discussed about the quality of population. Under this, we have discussed about education, and we had discussed about the economic activity by men and women. I hope so you have understood very well the all things. If you have not understood by this video or by watching this video, you can ask me later. Okay, you can write in comment box. I will try to make you understand, or you can call me separately. So, by wishing you very best of luck for your life. That's all for today. Thank you very much.